हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल के बारे में डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल का यूज करके हम किस तरह से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आपके लिए एक क्वेश्चन जो है इस बोर्ड पर लिखा हुआ है। कौन सा क्वेश्चन है? एक क्वेश्चन कह रहा है एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेस एज बीसीसी। ठीक है, कह रहा है कि एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेस एज बीसीसी हैविंग एज लेंथ 5 एंगस्ट्रॉम, जिसका एज लेंथ कितना दिया हुआ है? 5 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो यूनिट सेल दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? बीसीसी। ठीक है, यानी यहाँ जो दिया हुआ बड़ी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल दिया गया। ठीक है, और हम जानते हैं यहाँ पर कि बड़ी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के केस में z इज इक्वल टू कितना होता है? 2, यानी रैंक कितना लिया होता है? 2 होता है। ठीक है, जहां पर z का मतलब क्या हो गया कि एटम्स पर यूनिट सेल। ठीक है, तो हम जानते हैं कि बीसीसी के केस में टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इज इक्वल टू 2 होता है। सो वी कैन से z इज इक्वल टू 2 इज गिवन इन क्वेश्चन। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन में z का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। ठीक है, अब कह रहे हैं यहाँ पर कि हैविंग एज लेंथ 5 एंगस्ट्रॉम और उस यूनिट सेल का एज लेंथ कितना दिया हुआ है? 5 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर देखना है एज लेंथ। एज लेंथ को हम ए से इंडिकेट करते हैं। एज लेंथ को हम ए से इंडिकेट करते हैं, यानी ए जो दिया हुआ है एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। हाँ, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल एंड गिवन इन क्वेश्चन एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज 5 एंगस्ट्रॉम। 5 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू कितना होता है? 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर होता है। 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर होता है। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर होता है। ठीक है, इसलिए एज लेंथ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास? 5 इंटू 1 एंगस्ट्रॉम। 5 इंटू 1 एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम का वैल्यू कितना होता है? 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। ठीक है, इसलिए हम जानते हैं यहाँ पर कि एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल गिवन इन क्वेश्चन कितना दिया हुआ है? a इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। ठीक है, इसलिए अगर हमें कैलकुलेट करना हो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? a क्यूब, मतलब एज लेंथ का क्यूब। ठीक है, और एज लेंथ का मतलब क्या होता है? a। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू क्या होगा? a क्यूब, और a क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 का होल क्यूब होगा। ठीक है, ये क्या निकल जाएगा आपका? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, अब क्या कर रहा है क्वेश्चन? अब क्वेश्चन कर रहा है कैलकुलेट द डेंसिटी इन किलोग्राम पर मोल। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमें जो डेंसिटी कैलकुलेट करना है यूनिट सेल का वो किस में कैलकुलेट करना है? किलोग्राम पर मोल। किलोग्राम पर मोल। ठीक है, जबकि मोलर मास ऑफ एलिमेंट कितना दिया हुआ है? 60 ग्राम पर मोल दिया हुआ है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है? गिवन एज लेंथ दिया हुआ है 5 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसलिए यहाँ पर a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना हो जाएगा? 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 का होल क्यूब, जबकि यहाँ बीसीसी के लिए रैंक कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। ठीक है, यानी एटम्स पर यूनिट सेल 2 होता है। इसलिए z इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है क्वेश्चन में। इसे आपको खुद से समझना होगा, याद रखना होगा। ठीक है, कि बीसीसी में टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल होता है वो 2 होता है, एफसीसी के केस में 4 होता है, और एससीसी के केस में 1 होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। तो इसी से आप रिकॉग्नाइज कीजिएगा कि यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स कितना दिया हुआ है। ठीक है, तो बीसीसी के केस में टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल जो होता है वो 2 होता है, इसलिए z इज इक्वल टू 2 इज गिवन इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब कह रहा है कि मोलर मास ऑफ द एलिमेंट इज गिवन इन क्वेश्चन 60 ग्राम पर मोल। 60 ग्राम पर मोल। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हमें क्या करना है? डेंसिटी निकालना है, लेकिन किसमें निकालना है? किलोग्राम पर मोल में। ठीक है, इसलिए इसको क्या करेंगे? ग्राम को हम किलोग्राम में चेंज कर देंगे, और जब ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे कितना हो जाएगा? 60/1000। 60/1000 ये क्या हो जाएगा? किलोग्राम पर मोल। यानी ये सब जो है क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। ठीक है, और एक चीज और हम जानते हैं कि एवोगाड्रोस नंबर इज इक्वल टू कितना होता है? 6.022 × 10⁻²।
इतना आप लोग जानते हैं, ये सब चीज दिया हुआ है क्वेश्चन में, और इसके बारे में हम जानते हैं कि एवोगाड्रोस नंबर इज इक्वल टू, एवोगाड्रोस नंबर क्या है, एवोगाड्रोस नंबर इज इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, पार्टिकल्स, कुछ भी, इन सब के करेक्शन को हम क्या कहते हैं, 1 मोल का नाम देते हैं, और 1 मोल में कितना, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स मौजूद होता है, और इससे ही हम एवोगाड्रोस नंबर का नाम देते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब हमें क्या बोल रहा है, डेंसिटी निकालना है, और डेंसिटी हम जानते हैं, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू, हम जानते हैं क्या होता है, Z मतलब नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इनटू मोलर मास अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम, अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और इनटू क्या होता है, एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, एवोगाड्रोस नंबर है ना। हम जानते हैं यहाँ पर कि डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू क्या होता है, Z इनटू मोलर मास इनटू क्या होता है, एवोगाड्रोस नंबर इनटू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, अब देखिए तो आप Z के बारे में जानते हैं, मास के बारे में जानते हैं, मास भी दिया हुआ है, ठीक है, एवोगाड्रोस नंबर के बारे में जानते हैं, वॉल्यूम के बारे में आप लोग जानते हैं। ठीक है, अब इन सब का वैल्यू अगर हम पुट कर देंगे, पुट करने पर वी कैन कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल। ठीक है, यानी डेंसिटी ऑफ BCC हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो Z का वैल्यू कितना हो गया, मास का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 60 अपॉन 1000, 60 अपॉन 1000 अपॉन क्या है, एवोगाड्रोस नंबर, एवोगाड्रोस नंबर 6.022 into 10 to the power 23 into वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना हो गया आपका, दिया हुआ है 5 into 10 to the power minus 10 का होल। ठीक है ना, 5 into 10 to the power minus 10 का होल। ठीक है, अब इन सब को अगर हम कैलकुलेट करेंगे, इन सब को अगर हम कैलकुलेट करेंगे, सभी का वैल्यू दिया हुआ है, हमें क्या करना है, सिर्फ कैलकुलेट करना है। ठीक है, इन सब के वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके हम डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, केवल आपको सॉल्व कर लेना है, सोल्व करके इसका आंसर जो होगा आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, इतना चीज तो हो ही सकता है। ठीक है, और चूंकि आपका मैथ बहुत अच्छा है ना, कैलकुलेट तो आप इजी कर सकते हो। ठीक है, तो इसे आपको क्या करना है, केवल कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैलकुलेट करके जो आंसर आएगा उस आंसर को आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिख देना है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है 60/1000 क्यों, क्योंकि दिया हुआ मोलर मास दिया हुआ है 60 ग्राम पर मोल, है ना, जबकि आंसर हमें जो निकालना है वो किसमें निकालना है, केजी पर मोल में निकालना है। इसी कारण यहाँ पर ग्राम को क्या किया, किलोग्राम में चेंज कर दिया। ठीक है ना, किलोग्राम में चेंज कर दे। इस तरह से अगर हम कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करके डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए किस तरह से बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसी में आपसे अगर कभी कभी क्या हो जाएगा, डेंसिटी दिया रहेगा, आपसे पूछा जाएगा एज लेंथ निकालने के लिए पूछा जाएगा, या पूछा जाएगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालने के लिए पूछा जाएगा, या जेड पूछा जाएगा। ठीक है, यानी कुछ भी इसमें पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो चीज पूछा जा रहा है उसको हम क्या करेंगे, रेस्ट कर लेंगे, बाकी को हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर जेड पूछा जा रहा है तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी, डेंसिटी दिया हुआ होगा, एवोगाड्रो नंबर तो खैर आप जानते हो, वॉल्यूम दिया होगा, ये दिया होगा ना, मास दिया होगा। ठीक है, अगर मान लिया दिया हुआ है कि एज लेंथ निकालना है तो वॉल्यूम निकाल लेंगे, वॉल्यूम निकालने के बाद हम क्या करेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू AQ, यानी वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू AQ, और उससे हम क्या कर सकते हैं, एज लेंथ को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यानी इससे रिलेटेड जो है एक क्वेश्चन जो है कभी कभी पूछा जाता है, चाहे उसमें वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल पूछा जाए, या जेड पूछा जाए, एज लेंथ पूछा जाए। ठीक है, या भी हो सकता है इससे रेडियस भी निकाला जा सकता है। ठीक है, इससे रेडियस भी निकाला जा सकता है। ठीक है, तो हो सकता है इसमें बहुत तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में आपको क्या करना होगा, कुछ फार्मूलाज वगैरह को याद रखना होगा। पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए हमने रेडियस भी कैलकुलेट किया था। ठीक है, कि A इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, A इज इक्वल टू 2R होता है, इसलिए R इज इक्वल टू A/2 होता है। ठीक है ना, यानी ये होता है SCC के केस में, SCC के केस में R इज इक्वल टू क्या होता है, A/2 होता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या करना है, आपको कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है ना, थोड़ा सा क्या करना है, आपको रिवाइज भी कर लेना है। रिवाइज करने के बाद आपको क्या करना है, बहुत से फार्मूला को क्या करना है, आपको एक जगह लिख लेना है, उससे क्या होगा, याद रहेगा, और तब क्या करेंगे, फार्मूला को हम अप्लाई करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्या कैलकुलेट करना है।
ठीक है ना? तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।